नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे सियासत की बड़ी खबर और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि सरकार ने क्या बड़ी सौगात दे दी, खासकर उन लोगों के लिए जो जमीन प्रॉपर्टी को खरीद करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिलचस्प खबरें भी होंगी और कई ऐसे भी होंगे जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सपना होगा साकार, प्रद्युम्न का बड़ा खुलासा, आदेश निरस्त। कोरोना का कहर बरकरार, सोनू सूद की एक और मिसाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर सेस में छूट दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद फरोख्त पर सेस 1% लगेगा, जबकि पहले 3% सेस लगा करता था। कोरोना काल के समय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक था। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। इससे प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। आपको बता दें, यह रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। सपना साकार होगा, एमपी सरकार का बड़ा फैसला है। क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्या सौगात दी, जरा सुनिएगा। हर व्यक्ति का परिवार का एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए, इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कह रहे हैं कि हमने जनता के हित में, खासकर रियल एस्टेट का जो कारोबार है, काफी मंदी चल रही है, ऐसे में उस कारोबार में बूम उठावा है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। 1% शेष लगेगा अब और बाकी छूट दी गई। चलिए हम बात करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर का सपना देख रहे हैं? इसको जरा समझाइएगा भी दर्शकों को कि कैसे, कितना कम, यदि आप कितने की प्रॉपर्टी लेते हैं तो कितना पैसा आपको बचेगा? सीधे तौर पर मनोज जी, एक बड़ी राहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए दी है। क्योंकि अगर हम सेस की बात करें, सीधे तौर पर सेल्स टैक्स होता है और जब ये लगता है तो 3% अभी तक ये जो है प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर लग रहा था। लेकिन अब उसको राज्य सरकार ने कोविड के चलते 1% कर दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थी और ऐसे में जब व्यक्ति रजिस्ट्री कराता था तो बढ़ी हुई रजिस्ट्री कराने पर उसको जो है ज्यादा टैक्स जो है सरकार को देना पड़ता था। और यही कारण है, क्योंकि अगर हम बात करें कि 40 के आसपास, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, 40 लाख के आसपास अगर व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है तो उसको जो है उस पर जो है तकरीबन 3 लाख के आसपास रजिस्ट्री शुल्क के अलावा जितने पर रजिस्ट्री हुई है उस पर 3% टैक्स अलग से देना पड़ता था। और इसमें अब जो है राज्य सरकार ने छूट दी है और सीधे तौर पर अब 1% सेस जो है लगेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ने इस बात को कहा है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के चलते आर्थिक स्थितियां खराब हैं और लगातार बाजार में पैसा नहीं है, दोबारा से अब क्योंकि अनलॉक हो चुका है, जीवन पटरी पर आने लगा है और जो लोग
अपने घरों का सपना देख रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि गाड़ी पूंजी इकट्ठा करके कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार अपना घर बनाता है, और ऐसे में अगर उसको 1 या 2% की छूट भी मिलती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बड़ी छूट होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है किस्तों का भार होता है वो निश्चित रूप से कम होता जाता है। यही कारण है कि सरकार का ये निर्णय आम लोगों के लिए एक राहतपूर्ण निर्णय है, जो अपने घर का सपना देख रहे हैं या अपने घर का लेने के लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन आकाश, इसमें कुछ प्रॉपर्टी ये तो नहीं रहेगी कि कितनी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स है या इस तरह का जो सेस में छूट दी गई, या सभी प्रॉपर्टी पर सेस में छूट होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके पूरे नियम बनाए गए हैं। अगर हम बात करें जो पहले 3% जो घर के लिए जो लोग मकान खरीदा करते थे कॉमर्शियल के लिए, तो पहले से ही ज्यादा लगता है मनोज जी। लेकिन अगर हम निवास के स्थान की बात करें तो उसके लिए जो गाइडलाइन है उसके लिए जो है ये 3 से 1% किया गया है। और उसके बाद क्योंकि जैसे ही टैक्स घटाया गया उसके बाद उसकी पूरी गाइडलाइन जारी होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी छूट मिलेगी। लेकिन ये तो साफ है कि 1% ये जो है ये सेस कर दिया गया है, और इससे जो लोग घर लेने का सपना देख रहे हैं उनको जरूर ये बड़ी राहत दी गई है। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े आकाश। तो एक बड़ी खबर खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो घर का सपना देख रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं। सरकार ने सेस में छूट दी है और उसका लाभ आप भी ले सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक ये योजना लागू रहेगी। सरकार की मंशा है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में थोड़ा उठाव आए और इसका लाभ उनको भी मिले, रोजगार दिलाने वाले को, लेने वाले दोनों को मिले। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। घटिया चावल वितरण मामले में रोजाना नए खुलासे होते जा रहे हैं। मामले में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब पूर्व खाद्यान्न मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक नया खुलासा करते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर सीधा हमला बोला है। बल्कि जो कहा है उससे शक की सुई अब उधर घूमते हुए नजर आ रही। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कहा है कि खाद्यान्न मंत्री रहते उन्होंने जो नोटशीट बनाई थी उसमें जिम्मेदारों के बारे में लिखा था, लेकिन उस सरकार ने जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा उस मामले में कमलनाथ को बताना चाहिए कि वो किसको बचा रहे हैं। वहीं मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वो पहले से ही कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईओडब्ल्यू की टीम इस मामले में जांच कर सही बातों को सामने लाएगी। प्रद्युम्न का बड़ा खुलासा हुआ है, आप देखिएगा क्या कहा प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। लेकिन लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि वर्तमान सरकार पर कि सरकार की गलती है, सरकार ने गड़बड़ी की है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्व जो सरकार रही है उस पर भी आरोप है। आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है ये अपनी जगह है, लेकिन जरा सुनिएगा क्या कहा प्रद्युम्न सिंह तोमर, वर्तमान के ऊर्जा मंत्री। भाई उस समय खाद्य मंत्री थे तो खाद्य मंत्री की नोटशीट उठा के देखो, खाद्य मंत्री ने क्या लिखा है, उनके खिलाफ दूसरों के खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, तो बात चुनाव की भी है इस दौर में, और जब खुलासा हुआ है, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा बयान का खुलासा किया है और ये कहा कि जब मैं मंत्री था, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री, तो मैंने जो नोटशीट लिखी थी जरा उनको देखिए। कमलनाथ जी पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन उपचुनाव का दौर है तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप और सरकार क्या तैयारियां कर रही है ये भी नजर आने लगता है। चलिए मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, बड़ा बयान है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, और वो भी ऐसे में जब सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही थी पूर्व सरकार, कमलनाथ सहित कांग्रेस के तमाम सारे लोग, और कांग्रेस पर तो सवाल ऑलरेडी खड़े हो ही रहे। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से घटिया चावल को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत गरमाई हुई थी, और इस बीच अभी तक न कहीं अगर हम प्रद्युम्न सिंह तोमर की पूर्व खाद्यान्न मंत्री की बात करें और वर्तमान ऊर्जा मंत्री की बात करें तो कहीं न कहीं अभी पर्दे से बाहर थे। लेकिन इस बार उन्होंने खुद मंच में आकर के खुले तौर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने नोटशीट तैयार की थी और उसमें सब लोगों के नाम है। आखिर उस तत्कालीन सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने स्पष्ट सवाल भी किया कि आखिर इसका जवाब दें, क्यों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार यहाँ पर कहीं न कहीं वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार ये भी आरोप लगा रही थी कि खाद्यान्न मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन तो क्या संदीप क्या उन्होंने बताया कि नोटशीट में क्या लिखा था? उन्होंने वो कह रहे हैं कि नोटशीट जरा देखिए तो जनाब, निकालिए तो निकाल कर तो देखिए, लेकिन नोटशीट में था क्या? यदि कैमरे के बाहर बताया हो तो वो बता दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए मैं उनसे जब पूछने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया यहाँ पर अगर हम बात करें तो। लेकिन उन्होंने सिर्फ नोट शीट का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि आरोपियों के और जो भी पूरा ये घोलमोल हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, घटिया चावल आया, तो ये सारी चीजें नोट शीट में लिखी हैं। वो नोट शीट आज भी मौजूद है, उसको सरकार आज भी चाहिए कि आज उसको उठा सकती है। हालांकि ये तत्कालीन सरकार का ही मामला था कि उसको ये पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शक की सुई तत्कालीन सरकार पे उल्टे घुमा दी गई है। जी नहीं, लेकिन क्या ये भी बात हुई है उनसे, प्रद्युम्न सिंह तोमर से? जैसा उन्होंने कहा नोट शीट पर लिखा था, वो चाहते तो मंत्री है, नोट शीट पर लिखने की बात क्या थी? सीधा आदेश कर सकते थे कि इस तरह की सप्लाई को रोका जाए। जैसे आज मीडिया के सामने आ रहे हैं, उस समय आ जाते, लेकिन उस समय वहां भी सभी उंगलियां घी में नजर आ रही थी और इस बार यहां भी। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो उस समय पर मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनसे उन्होंने कार्रवाई की मांग की, कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि मामले में अभी जांच करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला धीरे धीरे रफा दफा कर दिया गया, नोट शीट बनी रही, सब कुछ रहा, लेकिन उसमें कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। और इस दौरान बाद में सरकार भी गिर गई और मामला कहीं न कहीं आया गया हो गया। और आखिरकार वो मामला अब उठा जब प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान वो चावल का वितरण हुआ, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और फिर यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। चलिए, हमें लग रहा है ये चलता रहेगा। संदीप, निगाह बनाए रखिएगा, कब कौन सा चावल कहाँ किस थाली में दिखाई दे दे और फिर वो किसकी मुश्किल बढ़ा दे। बने रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। दूरदर्शन और माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाले ऑनलाइन क्लासेस के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिए हैं, जिसके संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से मध्य प्रदेश के 50% बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे स्कूल है जहां पर किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आदेश निरस्त किया गया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सुविधा दी जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। इस मुद्दे को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत भी की हमारे संवाददाता शोएब ने। लेकिन क्या कहा इंदर सिंह ने, जरा सुनिए। ऐसा लग रहा था कि हम 50% विद्यार्थियों को ठीक से इस व्यवस्था से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय उनके पास वो संसाधन नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में बुला करके भी यहाँ से जो ऐप से या ऑनलाइन से जो मैटर देंगे वो नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में 50% बच्चों के साथ अन्याय होगा और उसमें से फिर वो परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से बच्चे प्रभावित होंगे। इसलिए हमने कहा कि अभी इसको स्थगित किया जाना चाहिए और एक बार पूरी समीक्षा करके या तो हम उसका विकल्प सोच लें, और भारत सरकार ने 21 तारीख के बाद जो कुछ विकल्प दिए उनमें से भी कोई विकल्प हो सकेगा, लेकिन उसकी पूरी समीक्षा करके आगे आने वाले समय में जहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था हो सकेगी वहाँ उसके द्वारा करेंगे। लेकिन जहाँ ऑनलाइन की पहुँच नहीं है, सिस्टम नहीं है, वहाँ यदि हम सिस्टम दे सकेंगे सरकार स्तर पर, क्योंकि विद्यार्थियों को इतनी संख्या में स्मार्टफोन दे नहीं सकते। चलिए, इंदर सिंह परमार कह रहे थे हमने स्कूल की जो परीक्षाएं थी, ऑनलाइन परीक्षा, उनको निरस्त किया इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब सुविधा दिला देंगे तब हम परीक्षा लेंगे। लेकिन सवाल यह कि आदेश जब दिया था तब क्यों नहीं सोचा? आदेश तो आपने लिखा था। चलिए ठीक है, बात करते शोएब से। शोएब, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि अब ये आदेश जारी हुआ है, जैसा वो कह रहे हैं कि हमने निर्देश आदेश दिए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, लेकिन सवाल यही कि पहले क्यों जारी हो गया? बिल्कुल अजब गजब ये पूरा आदेश निकाला गया और आनन फानन में इसको निरस्त कर दिया गया। जिस तरह से अगर बात किया शिक्षा विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसकी सोशल जो साइट है उसकी बात हो, जो प्लेटफॉर्म है या दूरदर्शन हो, सीधा प्रसारण कर ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो लगाई जाएंगी। ये क्लासेस 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए थी, लेकिन किसी तरह की जो क्लासेस थी वो लग नहीं पाई और देर रात जो है निरस्त वो जो आदेश था उसको कर दिया गया। फिलहाल अगर मंत्री इंदर सिंह परमार की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि इसकी मॉनिटरिंग की गई थी और इसी के कारण ये आदेश निरस्त किया गया, क्योंकि 50% ऐसे छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर सुविधाएं किसी तरह की नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, सिस्टम नहीं है, स्कूलों में अच्छी सुविधा नहीं है, और इसी को लेकर जो 50% जो छात्र थे वो ऑनलाइन क्लास से वंचित रह जाते हैं और उसी को लेकर ये आदेश निरस्त किया गया। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे 2 अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं आपस में उनमें तकरार थी, और लेकिन इसको लेकर भी मंत्री जी का कहना था कि किसी तरह की तकरार नहीं है और मैं ही इस मीटिंग में था और मेरे ही द्वारा इस आदेश को निरस्त किया गया है।
नहीं, लेकिन मंत्री जी ने तो कह दिया कि आदेश निरस्त हो रहा है, तो अब व्यवस्था कैसे बनेगी? परीक्षा तो लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई नई व्यवस्था कायम करने की बात कही मंत्री जी ने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन आने वाली है 21 सितंबर को, तो उसमें क्या खास रहेगा। जब तक के लिए फिलहाल जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो टाल दी गई हैं और उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगाई जाएंगी। लेकिन अब इतनी जल्दी ये भी देखना हो कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर जो स्कूल है उनमें फिर इतनी जल्दी किस तरह से सुविधाएं शिक्षा विभाग कर पाता है। चलिए, अजब है, नेता क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में लगातार 5वें दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार जा पहुंचा है। प्रदेश में रविवार को 2100 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब प्रदेश में टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45,563 और एक्टिव केस की संख्या 23,685 हो गई। अकेले रायपुर में ही एक दिन में 711 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में रविवार को 24 मरीजों की जान कोरोना के चलते गई है, जिसके बाद अब तक 380 लोगों का कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर बरकरार है। एक दिन में मिले हैं करीब 2100 नए मरीज और 5वें दिन जो आंकड़ा आज दिखाई दिया है वो और चौंकाने वाला है। तो सवाल यही कि आखिर कौन और कैसे गड़बड़ हो रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चलिए, मेरे साथ सूर्यकांत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? लगातार हम देख रहे हैं कि 2100 नए कोरोना मरीज मिले हैं और ये इतनी बड़ी संख्या है कि निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली है। क्या कर रही है सरकार? शशिकांत जी देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए लगातार जो है स्थिति बेकाबू होती जा रही है। लगातार मरीजों की पहचान की जा रही है। कल लगातार 5वां दिन हो गया है जो 2000 से ऊपर मरीजों की पहचान की जा रही है। कल 2100 मरीजों की जो है पहचान की गई। अब राज्य में 45,000 से ऊपर मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं जो है 23,000 से ऊपर मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। वही जो है 21,000 मरीज जो है स्वस्थ हो गए हैं। कल जो है 24 मरीजों की मौत हुई। अब तक जो है राज्य में 380 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी रायपुर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, क्योंकि अकेले राजधानी रायपुर में 200 से ज्यादा जो मौतें हैं वो हुई है। लगातार जो संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक चिंता वाली बात है। सरकार लगातार जो बेड की व्यवस्था है उनके लिए सभी जिलों के जो कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था रखे। वही जो है होम आइसोलेशन के लिए भी जो नई निर्देश है वो जारी किया गया है। पहले जो है 3 BHK जो घर में ही होम आइसोलेशन की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब 1 BHK ही घर है जहां पे जो सर्व सुविधा युक्त है वहां भी जो होम आइसोलेशन की छूट राज्य सरकार जो दे रही है। हालांकि जो है लगातार जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है उससे जो है जो मरीज है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो लगभग सारे जो है हाउसफुल होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वही सरकार का दावा है कि जिस तरह से जांच की क्षमता बढ़ाई गई है जिसकी वजह से जो है संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन शशिकांत, सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, आप लोग फील्ड पर जा रहे हैं, दरअसल स्थिति है क्या और क्यों ये मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है? क्या लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, या वास्तव में सरकार के दावे अलग है और सच्चाई कुछ और है? जी देखिए, निश्चित तौर से जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है। शुरू से ही जागरूकता की लोगों में कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो आंकड़ा यहाँ धीरे धीरे इस स्थिति पे आ गई है। लगातार जिस तरह से लोग जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, कंटेनमेंट जोन में भी जो लोग हैं वो सतर्कता नहीं बरतते हैं। लोग बेधड़क होकर घर से बाहर निकलते हैं। वही अगर किसी क्षेत्र में जो मरीजों की पहचान की गई तो वहाँ सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, या तो 1 या 2 दिन भी स्ट्रिक्ट रहता है। उसके बाद जो लोग है वो सतर्कता नहीं बरतते, जिसके कारण जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते जा रहा है। वही सरकार हालांकि दावा तो करती है, लेकिन जिस तरह से शुरू में जिस तरह से सरकार सतर्कता बढ़ती, वो सतर्कता अब कहीं सरकार की जो सतर्कता है वो दिखाई नहीं देती। खुद सरकार क्वारंटाइन हो गई है। सरकार के जो प्रमुख मंत्री है वो खुद क्वारंटाइन हो गए हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते रहेंगे। सरकार अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो सितंबर में जो यह आंकड़ा है 60,000 के ऊपर जाने की संभावना है। जी, ये बड़ा डरावना आंकड़ा आपने दे दिया। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से बड़ा डर का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत, आप मेरे साथ जुड़े। सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और बेहतर इंतजाम करेगी, लेकिन उम्मीद उन लोगों से भी करना चाहिए जो बाहर निकल रहे हैं घर से। भाई साहब, अपने मुंह में आप पट्टा बांधिए,
अपने ऊपर कुछ भी मास्क लगाइए तो ही घर से निकलिए, जब लोगों से मिले तो थोड़ा दूरी बनाइए, पहले जैसी मित्रता बनाए रखिए पर दिल से मित्रता बनाइए, हाथ से मत बनाइए। जो संख्या बढ़ रही है ये आने वाले दिनों में, जैसा शशिकांत कह रहे थे कि सितंबर लास्ट तक 60,000 के आसपास संख्या पहुंच जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही डरावनी संख्या होगी। पर डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना कैसे है वो हमने आपको बताया, और इसीलिए इस तरह की बातें सामने होती रहती है और दिखाई भी देता है कि सरकार के दावे कुछ होते हैं, सच्चाई कुछ और है। आपको ये भी याद होगा कि पहले जब जीरो का आंकड़ा दिखाई देता था तो सरकार फूल ही नहीं समाती थी। अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये खबर देवास से है और देवास में एक अच्छी खबर है। रियल लाइफ में लोगों की मदद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर मदद कर समाज के सामने मिसाल पेश की है। दरअसल देवास के विजयनगर में रहने वाले दीपेश गुरी गोस्वामी को 22 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका दाहिना पैर कट गया था। लेकिन युवक की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दोबारा अपने पैर लगा सके। ऐसे में युवक ने ट्वीट कर अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी, जिसके बाद अभिनेता सोनू ने भोपाल में पैर लगाने वाले अस्पताल से संपर्क साधा और सीधे राशि उनके अकाउंट में डाल दी, जिसकी बदौलत एक बार फिर युवक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अभिनेता सोनू सूद का धन्यवाद भी दिया। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये है जिनको पैर मिल गया, परेशान थे, वो एक्सीडेंट हुआ उनका और अब पैरों पर खड़े हैं वो, और ये जो मदद की है वो सोनू सूद ने की है। बड़ी मदद है और ऐसे भी लोग हैं समाज में। सोनू सूद इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं और ये तस्वीर सुनिएगा क्या कहा उसने। 22 फरवरी को रात को करीबन 8 बजे मैं अपने मित्र के साथ घर जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस की टक्कर मारने पर मेरा राइट वाला पैर कट चुका था। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया। मिनिमम 1 मंथ तक मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने 21 अगस्त को सोनू जी सूद को सुबह 11 बजे ट्वीट पर मैसेज किया कि सर मेरे घर की कंडीशन ऐसी ख़राब है। फिर उनका 8 बजे मैसेज का रिप्लाई आया कि मेरी नई सुबह तेरे पैर से होगी, चल भाई नई टांग लगवाते हैं। मेरा ऑपरेशन भोपाल में एक संस्था इंडोलाइट नाम से, वहाँ पर मैंने कुछ पैसे जमा किए, कुछ पैसे सोनू जी सूद, कुछ पैसे मेरे मोहल्ले के पार्षद आशीष पप्पू जोशी ने मेरी सहायता की। मैं मानना चाहूँगा कि सोनू सूद जी का धन्यवाद करूँ और मेरे मोहल्ले के पार्षद आदरणीय पप्पू जी जोशी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस पैर लगने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नई जिंदगी जी पाऊँगा। दिन रात को अचानक उसको एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी थी। 2 महीने तक उसका लगातार इलाज चला इंदौर में और आखिरी में स्थिति ये हुई कि उसका पाँव का पंजा काटना ही पड़ा। और जब उसकी स्थिति देखी कि अब ये चलने में इसको बड़ी परेशानी आएगी, तो सोनू सूद जी को इसने ट्वीट करा कि पूरे देश में आप लोगों की मदद कर रहे हो, और उन्होंने इसको तुरंत रीट्वीट करा कि भाई एक नई शुरुआत तेरे नए पाँव से करेंगे। कुछ देर बाद उनके पीए द्वारा इसको फ़ोन आया कि जिस हॉस्पिटल का आपने हमको भेजा था वहाँ पे आप जाके मिल लेना। वहाँ के डॉक्टरों से हमने बात कर ली है और सफलतापूर्वक इसका नया पंजा लगा दिया। ये सब हमारे बच्चों के साथ रहता था। अब ये वापस वैसे ही हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी अपने पाँव के ऊपर दौड़ेगा और मेरी शुभकामना इसके साथ आगे जीवन में स्वस्थ रहेगी। चलिए, हमारी शुभकामना है कि वो जिंदगी में मस्त रहें, खुश रहें, और ऐसे लोग बहुत कम हैं सोनू सूद जैसे। इन दिनों बड़ी चर्चा में है लोगों की मदद करने के लिए। कोरोना के संकट में उन्होंने काफ़ी काम किया, लोगों को बसों से खूब पहुंचाया और अब ऐसी मदद भी वो कर रहे हैं। शुक्रिया उनका। लेकिन मेरे साथ एहतेशाम जुड़ रहा है, हमारे संवाददाता। एहतेशाम, जिनका ये पैर लगा है वो क्या करते थे, और जैसे उन्होंने ये तो बताया कि घटनाक्रम के पीछे कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे टक्कर हुई, फिर उनका पैर गया, लेकिन उनका काम क्या है और क्या पैर लगने के बाद से बड़ी राहत उन्होंने ली होगी निश्चित रूप से? जी बिल्कुल मनोज जी, सबसे पहला जो आपने सवाल किया कि करते क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कंसल्टिंग जो एक कंपनी है उसमें ये सर्विस करते थे, जिनका की नाम ये युवक का दीपेश गिरी गोस्वामी है। और ये इस तरह से जब इनका एक्सीडेंट हुआ और फरवरी माह में जिस तरह से जब इनका पैर एक्सीडेंट के दौरान कटा, तो जब से ही ये, मैं बताना चाहूँगा मनोज जी आपको और अपने दर्शकों को, कि जब से ही ये बेरोजगार है और जो है आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो कहीं न कहीं जब इनके सामने सारा संकट आ गया और पैर जब इनका कट गया और इनको जब नया पैर लगवाना था, तो इसी को लेकर जो है अगस्त के माह में जब इन्होंने ट्वीट किया सुबह 11 बजे सोनू सूद जी को कि आप मेरी मदद कीजिए, आप तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना में भी आपने कई लोगों की मदद करी, मजदूरों की मदद करी। तो जब उन्होंने ट्वीट किया तो चंद घंटों बाद ही रीट्वीट जो है सोनू सूद का उधर से आता है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि चल भाई तेरी नई टांग लगवाते हैं। और अब मेरी सुबह जब
तुम्हारी नई टांग के साथ ही होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सोनू सूद जी ने मदद की आर्थिक रूप से, और ये जो युवक है फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए और चलने लगे, जिस तरह की तस्वीरें अभी हमारे दर्शकों को हमने दिखाई, तो उनकी आंखों में खुशी भी थी और खुशी के आंसू भी दिखाई दे रहे थे। जी मनोज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एहते श्याम आपका, और सोनू सूद साहब का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को फिर से पैर दे दिया जिसका पैर रहा नहीं था। लेकिन है लोग देश के अंदर ऐसे कई मददगार है, पर आपके पास भी यदि धन दौलत शोहरत कुछ दी है तो कुछ ऐसे काम जरूर करिए जिससे आपका नाम भी रोशन हो और दूसरे घर में उसका उपयोग भी हो, जैसा कि गोस्वामी जी के साथ हुआ। हम मिड सेशन में इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं खबरों के जरिए। जैसा हम आपसे कहते हैं कि सियासत भी होती है, कुछ दिलचस्प खबरें भी होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोनू सूद जैसे जिनको हम याद करते हैं। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।